चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी वाले पुस्तक के 3 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है आंकड़ों का संगठन। और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें जिस चीज़ का ज्ञान होगा, जैसे कि आगे की सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़े का वर्गीकरण कर सकेंगे, उसके बाद मात्रात्मक एवं गुणात्मक वर्गीकरण के बीच हम अंतर भी कर सकेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। उसके बाद बरम्बरता वितरण सारणी तैयार कर सकेंगे। उसके बाद वर्गों के निर्माण की तकनीकी जान सकेंगे, मिलान चिन्ह की विधि से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद एक चर तथा द्विचर बरम्बरता वितरण के बीच अंतर कर सकेंगे। प्रस्तावना देखिए इस चैप्टर की। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, साथ ही आप जनगणना एवं प्रतिचयन के बीच अंतर को भी जान चुके हैं। अब इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि जो आंकड़े आपने संग्रहित किए थे उन्हें कैसे वर्गीकृत करें और अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है, ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। क्या आपने कभी स्थानीय कबाड़ी वाले या रद्दी वाले सामान खरीदने वाले को, जो रद्दी खरीदते हो सामान खरीदने वाले को देखा है, जिससे आप अपना पुराना अखबार या फूटे फाटे घरेलू सामान या खाली कांच के बोतल या प्लास्टिक आदि बेचते हैं? वह आपसे इन चीज़ों को खरीदता है और इन चीज़ों को बेच देता है, जो इसका पुनः चक्रण करते हैं। लेकिन अपनी दुकानदार में अधिक कबाड़ के इकट्ठे होने से उससे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है अगर वह उन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित न करे। और वह इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों को उपयुक्त समूह में रखता है, अर्थात उन्हें वर्गीकृत करता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी में बांध कर रखता है और इसके बाद सभी खाली कांच की बोतलें को एक बोरे में रखता है। वह धातु के सामानों का एक ढेर अपनी दुकान के कोने में लगाता है और फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि वर्गों में छांट कर रखता है। और इस प्रकार से वह अपने कबाड़ को विभिन्न वर्गों जैसे कि अखबार, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित एवं वर्गीकृत हो जाते हैं, तब खरीदार की मांग पर उससे सामग्री विशेष को खोज कर देने में आसानी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है और आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत भी कर सकते हैं, जहां प्रत्येक विषय एक समूह या वर्ग बन जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि जब आपको इतिहास की कोई विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको केवल यह करना होता है कि इतिहास समूह में उस पुस्तक को खोजें, अन्यथा आपको अपनी यह विशेष पुस्तक सारी पुस्तकों ढेर में खोजनी पड़ेगी। और यद्यपि पदार्थ अथवा वस्तु का वर्गीकरण बहुमूल्य श्रम और समय को बचाता है, इससे मनमाने तरीके से नहीं किया जाता। कबाड़ी वाले ने अपने कबाड़ को इस तरह से समूहों में रखा कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की चीजें। उदाहरण के लिए उसने कांच के समूह में खाली कांच की बोतलें, उसके बाद टूटे खिड़की के कांच तथा टूटे दर्पण आदि रखते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपने अपने इतिहास की पुस्तक को इतिहास समूह में वर्गीकृत किया है तो आप उसमें अन्य विषय को पुस्तकें नहीं रखेंगे, अन्यथा समूह गठन का पूरा उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण का तथ्य पर एक वस्तु को समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद देखिए अपरिष्कृत आंकड़े क्या है। तेनु कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अवर्गीकृत आंकड़े अथवा अपरिष्कृत आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं, जैसे कि ये प्रायः अति विशाल होते हैं और जिन्हें संभालना कठिन होता है। और इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रमसाध्य कार्य है, क्योंकि सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है, ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके। अतः आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना होता है। मान लीजिए कि आप गणित में छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं और आपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के आंकड़ों को एकत्रित कर लिए, और अगर आप उन्हें इन सारणियों में प्रस्तुत करते हैं तो ये संभवतः सारणी जो यहाँ 3.1 दिखाया गया है वैसा प्रतीत होगी। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को यहाँ दिखाया गया। या फिर आप अपने रोज के 50 परिवारों से भोजन पर उनके मासिक व्यय के आंकड़ों का संग्रहण यह जानने के लिए करते हैं कि भोजन पर उनका औसत व्यय कितना है। और इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को जब आप सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे सारणी
इन पूछा जाए कि किसानी जो 3.1 है, जो गणित के छात्रों के आंकड़ों दिखाए गए हैं, तो गणित के छात्रों में सर्वोच्च अंक कितने हैं, और तब आपको छात्र 100 के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, और यह एक बेहद थका देने वाला काम है। यदि आपको 100 छात्रों का स्थान पर 1000 छात्रों का अंक संभालने हो तो यह और भी अधिक थकाने वाला कार्य होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे सारणी यहाँ 3.2 में दिखाया गया है कि खाद पर 50 परिवारों के मासिक पारिवारिक व्यय दिखाया गया है रुपये में। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये सारणी 3.2 में आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि 50 परिवारों को खाने पर मासिक व्यय के औसत को पता कर सके। यही कठिनाई तब कई गुना बढ़ जाएगी यदि आप यह संख्या बहुत बड़ी हो, और जैसे कि 5000 परिवारों की संख्या हो, और ठीक कबाड़ी वाले की भांति ही, यानी जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा और अव्यवस्थित हो तो उसे एक विशेष वस्तु को ढूंढने बहुत कठिनाई होती है। तो ठीक उसी प्रकार आपकी भी स्थिति होगी, और यदि अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार बहुत बड़ा हो तो और आप उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से कोई सूचना प्राप्त करना एक बेहद थका देने वाला तथा उबाऊ काम होता है। वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जाता है। तब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो वे बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। और आपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि प्रति 10 साल बाद भारत सरकार जनसंख्या की जनगणना करती है। सन 2001 की जनगणना में लगभग 20 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया। जनगणना के अपरिष्कृत आंकड़े बहुत विशाल तथा विखंडित होते हैं और उनसे कोई भी अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना असंभव कार्य लगता है। लेकिन जनगणना के यही आंकड़े जब लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति और पेशे आदि के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं तब भारत की जनसंख्या की प्रकृति एवं संरचना आसानी से समझ में आ जाती है। अपरिष्कृत आंकड़े चरों के प्रेक्षणों से बने होते हैं। जैसे सारणी हमने 3.1 और 3.2 में देखे कि अपरिष्कृत आंकड़े विशेषी या चर समूह पर किए गए प्रेक्षणों को प्रदर्शित करते। उदाहरण के लिए सारणी 3.1 को देखें जिसमें कि 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए आंकड़ों को दर्शाया गया है। इन अंकों से हम कैसे अर्थ निकाल सकते हैं कि गणित के शिक्षक इन अंकों को देखकर सोच रहे होंगे कि मेरे छात्रों ने कैसे किया। जो शिक्षकों को सोचते हैं कि मेरे छात्रों ने ये कैसे किया और कितने असफल रहे। आंकड़ों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि इस स्थिति में शिक्षक गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों ने कैसे किया। संभवतः वह बारंबारता विवरण बनाने का भी चयन करेंगे और इस पर अगले भाग में विवेचना भी की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि आंकड़ों का वर्गीकरण में, तो आंकड़ों का वर्गीकरण देखें तो किसी भी वर्गीकरण के वर्ग या समूह कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी पुस्तकों को विषयों में बांटते हैं, जैसे कि भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि में वर्गीकृत करने के स्थान पर इन्हें वर्णमाला के क्रम में लेखकों के आधार पर वर्गीकृत भी कर सकते हैं, अथवा आप उन्हें प्रकाशन या वर्ष के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आप उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहते हैं यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर होती है। ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों को भी विभिन्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो आपके अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उन्हें समय के अनुसार समूहित किया जा सकता है और इस प्रकार के वर्गीकरण को कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरण वर्षों के आधार पर भारत की जनसंख्या के वर्गीकरण को दिखाता है। अब चर जनसंख्या एक काल श्रेणी है क्योंकि इसमें विभिन्न वर्षों के मानों की एक श्रेणी चित्रित की गई है। जैसे कि यहाँ जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या यहाँ करोड़ों में दिया गया है। जैसे कि 1951 में कितना था, तो 1951 में 35.7 करोड़ थे और फिर ऐसे 61, 71 सब दिया गया है। उसके बाद 2011 में 121 करोड़ थी। और स्थानिक वर्गीकरण में के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भानुसार होता है। उदाहरण 2 में विभिन्न देशों में गेहूं की उपज भी दिखाई गई है। जैसे उदाहरण 1 में जनसंख्या दिखाया गया था, उदाहरण 2 में यहाँ गेहूं की उपज दिखाई गई। जैसे कि विभिन्न देशों में गेहूं की उपज कितनी है 2013 के हिसाब से। जैसे कि कनाडा में गेहूं की उपज
जैसे गेहूं की उपज थी 3594 किग्रा एकड़ प्रति एकड़। उसके बाद चीन में 5055 किग्रा प्रति एकड़ और फ्रांस में 7254 किग्रा प्रति एकड़ हैं। उसके बाद फिर और कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की विशेषताओं को गुण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण जैसे 2 में दिया गया है कि उस देश का पता, जैसे यहाँ उदाहरण में हमने देखा था कि किसके उपज ज़्यादा है, यहाँ कुछ दिया गया है। यहाँ उदाहरणों में देखा, उदाहरण 2 में हमने 2013 के हिसाब से कि गेहूं की उपज किस देश में ज़्यादा है, यहाँ दिया गया जैसे फ्रांस में यहाँ दिखाता है। और इसी प्रकार जैसे कि कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई प्रकार की विशेषताओं को गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि है। इन्हें नहीं जा सकता। इन गुणों को गुणात्मक विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में हम किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर समूहित किया हुआ पाते हैं और इसमें प्रेक्षण स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। इन 2 विशेषताओं को आगे व्यवहारिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है कि जैसे उदाहरण यहाँ 3 में दिया गया है कि जनसंख्या में हम पुरुषों की कितनी जनसंख्या है, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है, फिर पुरुषों में कितने विवाहित है, कितने अविवाहित, उनकी जनसंख्या भी निकालते हैं। उसके बाद स्त्रियों में कितनी विवाहिक है, कितनी अविवाहिक है। प्रथम चरण में यह वर्गीकरण पहले विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होती है। जैसे कि पुरुष या पुरुष नहीं यानी स्त्री है। और दूसरे चरण में प्रत्येक वर्ग स्त्री या पुरुष आगे दूसरी विशेषताओं की उपस्थिति। जैसे दिया गया कि प्रथम चरण में यह वर्गीकरण पहले विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। जैसे कि पुरुष या स्त्री है। और दूसरे चरण में प्रत्येक वर्ग स्त्री या पुरुष आगे दूसरी विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित है। जैसे विवाहित या अविवाहित में ऊंचाई, भार, उनकी ऊंचाई कितनी है, वजन कितनी है, आयु कितनी है, आय कितनी है, उनके छात्रों के अंक आदि विशेषताओं के प्रकृति मात्रात्मक पर होती है। जब ऐसी विशिष्टताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद जैसे उदाहरण 4 में दिया गया कि 100 छात्रों के गणित के प्रणतांकों का बारंबारता विवरण भी यहाँ दर्शाया गया है। और फिर कुछ उदाहरण भी दिए गए जैसे कि उसके बाद हम 4 में देखें जैसे चर क्या है, चर, संतत और विभक्ति दिया गया है। तो चर, संतत और विभक्ति में देखें तो चर की सरल परिभाषा जिनका आपने पहले अध्याय में अध्ययन किया था यह नहीं बतलाती है कि यह कैसे परिवर्तित होती है। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होते हैं। उन्हें सामान्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, संतत तथा दूसरा है विभक्ति है। संतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यह पूर्णांक मान भी हो सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4। उसके बाद विभिन्नात्मक मान 1/2, 2/3, 3/4 तथा वे मान भी यथातथ्य भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ वर्णमाला में दिया गया है 2 के बराबर 2 वर्णमाला के बराबर होगा। जैसे कि 1.414 हो गए, ये हो सकते हैं। उसके उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का कद 90 से 150 सेंटीमीटर तक बढ़ता है तो उसके कद के मान इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। यह संपूर्ण संख्या वाले मान को भी प्रकट कर सकता है। जैसे कि 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। इसके साथ ही यह विभिन्नात्मक मान जैसे कि 90.85 सेंटीमीटर, फिर 102.34 सेंटीमीटर, उसके बाद 149.99 सेंटीमीटर आदि भी हो सकते हैं जो पूर्णांक नहीं है। और इस प्रकार ऊंचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इसके मानों को उन्नत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। संतत चर के अन्य उदाहरण भार, समय तथा दूरी आदि हैं। संतत चर के विपरीत विभक्ति चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं परंतु इसके बीच में कोई मान नहीं आता। उदाहरण के लिए कोई चर जैसे कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या भिन्न वर्गों के लिए उन मानों की कल्पना करता है और जिसमें केवल पूर्ण संख्या है। यह कोई भी भिन्नात्मक मान जैसे कि 0.5 नहीं हो सकता क्योंकि एक छात्र का
आधा निरर्थक है। इस प्रकार से इसमें 25 एवं 26 के बीच मान 25.5 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी अपेक्षा इसका मान या तो 25 होगा या 26 होगा। हम देखते हैं कि जब इसका मान 25 से 26 में बदलता है तो इन दोनों के बीच के भिन्नों को इसमें नहीं दिखाया जाता, नहीं लिया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी वक्त चर का मान भिन्न में नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक से एक चर है जिसमें 1/8 है, उसके बाद 1/16, 1/32 या 1/64 ऐसे ही करके कुछ माने हैं। तो क्या यह एक विभक्ति चर है? हाँ, क्योंकि यद्यपि x के मान भिन्नों में हो तो तथापि ये दो सन्निकट भिन्नों के बीच नहीं हो तो यह 1/8 से 1/16 में और फिर 1/16 से 1/32 में बदलता है, परंतु 1/8 से 1/16 के बीच या 1/16 से 1/32 के बीच के मान नहीं ले सकते। उसके बाद हमने पहले यह बताया है कि उदाहरण 4 में 100 छात्रों के गणित में प्रपांतक का बराबरता विवरण दिया गया था। और जैसे कि सारणी 3.1 में दिखाया गया था, यह दिखाया था कि 100 छात्रों के अंकों को वर्गों में कैसे समूहित किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने सारणी 3.1 में अपरिकृष्ट आंकड़ों से इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने से पहले आपका यह जानना आवश्यक है कि बराबरता विवरण क्या होता है। देखते हैं बराबरता विवरण क्या है। बराबरता विवरण अपरिकृष्ट आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान, यानी यह छात्र द्वारा गणित में प्राप्त प्रपतांत जो भिन्न मान होते हैं, विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बराबरताओं के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। और इस उदाहरण में हमारे पास प्रपतांकों के 100 वर्ग हैं, और जैसे कि 0 से 10, फिर या 10 से 20 या ऐसे ही कुछ अंक हैं और ऐसे ही बढ़ते हैं। उसके बाद फिर 90 से 100। वर्ग बराबरता पद का अर्थ है कि एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या। उदाहरण के लिए वर्ग 30 से 40 में सारणी 3.1 में प्रपतांकों के 7 मान हैं और ये 30, 37, 34, 30, 35, 39, 32 है। और इस प्रकार में से वर्ग 30 से 40 की बराबरता 7 हुई। और यह शायद आपको आश्चर्य होगी कि 40 का अंक जो परिकृष्ट आंकड़ों में 2 बार आया है, उसे 30 से 40 वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता। और अगर इसे 30 से 40 वर्ग में बराबरता में शामिल किया जाता है तो ये 7 की अपेक्षा 9 होते हैं। यह पहेली तब स्पष्ट हो जाएगी जब आप इस अध्याय को पर्याप्त धैर्य के साथ सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ना जारी रखें और आपको स्वयं ही इसका उत्तर प्राप्त करना होगा। और बराबरता विवरण सारणी में प्रत्येक वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा होता है। वर्ग में ये सीमाएं 2 छोरों पर होती हैं और इसमें न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा तक, उच्चतम मान को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 60 से 70 में वर्ग सीमाएं 60 एवं 70 है और इसकी निम्न वर्ग सीमा 60 और उच्च वर्ग सीमा 70 है। और वर्ग मध्यांतर या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है। वर्ग 60 से 70 के लिए वर्ग अंतराल 10 है, यानी उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर। और वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का मध्य मान है और यह वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच होता है और इसे निम्नलिखित तरीके से पाया जा सकता है। जैसे कि वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह जैसे कि बराबर होते हैं वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह बराबर होते हैं उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बार जब अपरिकृष्ट आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब आगे की गणनाओं ने व्यष्टि प्रेक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह के वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। फिर यहाँ दिया गया है कि 3.3 में एक सारणी दी गई है कि निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा तथा वर्ग चिन्ह के बारे में दिया गया है। जैसे कि वर्ग में 0 से लेकर 10 तक देखें बराबरता इसकी 1 है, निम्न वर्ग सीमा 0 है और उच्च वर्ग सीमा 10 है। फिर वर्ग चिन्ह इसका 5 है, ऐसे दिया गया। अगर फिर 90 से वर्ग इसके 90 से अगर हम 100 में देखें बराबरता इसकी 90 से ले जो 100 आता है उसमें 4 बराबरता इसके। निम्न वर्ग सीमा इसकी 90 है, उच्च वर्ग सीमा इसका 100 है और वर्ग चिन्ह इसका 95 है।
तो बरम्बरता वक्र किससे बरम्बरता विवरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। चित्र 3.1 के अंतर्गत उपर्युक्त उदाहरण दिए गए आंकड़ों को आरेखीय प्रस्तुतिकरण के दिया गया है। बरम्बरता वक्र प्राप्त करने के लिए हम वर्ग चिन्ह को x अक्षर तथा बरम्बरता को y अक्षर से आरेखित करते हैं। जैसे कि यहाँ बरम्बरता विवरण कैसे तैयार करते हैं। जैसे बरम्बरता विवरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के, हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या है, और वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बरम्बरता कैसे प्राप्त की जाए, वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान अंतराल के। तो 2 परिस्थितियों में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहली, जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां अनुप्रास काफी अधिक हो, और उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग 0 से लेकर कई सौ करोड़ रुपए तक हो सकती है। वैसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो यदि कुछ उदाहरण से देखें, जैसे पहला में यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। दूसरे उदाहरण में जैसे कि यदि वर्ग अंतराल अधिक हैं तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों की जानकारी छिपी रह जाएगी। और दूसरी, यदि मानों की एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं तो समान वर्ग अंतराल में से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। अन्य सभी परिस्थितियों में आवृत्ति भी वितरण के में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग होता है। वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वर्गों की संख्या सामान्यतः 6 तथा 15 के बीच होती है। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या परास यानी चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में अंतर को वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जैसे अगर भाग हम देने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे के कुछ क्रिया विधि जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित परास आप ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 1 में भारत की जनसंख्या जैसे दिया गया था, उदाहरण 2 में गेहूं की उपज दी गई थी, इसमें हम परास भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। समीकरण और उसके बाद दूसरा है प्रकट करती है कि समीकरण प्रकट करती है कि एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के दिए गए परास में हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं। और इस तरह हमें पता चलता है कि ये दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे का निर्णय नहीं ले सकते। उदाहरण 4 में हमारे पास वर्गों की संख्या 10 था और तथा परास का दिया गया मान 100 है, तब वर्ग अंतराल स्वतः ही यानी समानता 2 के आधार पर द्वारा 10 है। और ध्यान दें कि वर्तमान संदर्भ में हमने यह वर्ग अंतराल चुना है जिनका परिणाम समान है, तथापि हम ऐसे वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिसका परिणाम समान न हो। तब ऐसे मामले में वर्गों की चौड़ाई असमान होती है। हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए इसके बारे में देखें तो वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्यतः मुक्तोत्तर वर्ग जैसे कि 70 तथा अधिक या 10 से कम अवांछनीय नहीं होते हैं। और निम्न तथा उच्च वर्ग सीमा का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों की प्रवृत्ति वर्ग अंतराल के माध्यम से संकेंद्रण की हो। वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है समावेशी वर्ग अंतराल। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। दूसरा है अपवर्जी वर्ग अंतराल। इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता। असतत चरों की स्थिति में अपवर्जी तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत चरों की स्थिति में समावेशी वर्ग अंतरालों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रपांतकों के आंकड़े हैं तथा सभी प्रपांतक पूर्णांक हैं। उसके बाद भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। मान लीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा प्रपांतक 0 से 100 के बीच है और यह असतत चरों की स्थिति है क्योंकि भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में यदि हम समान आकार वाले वर्ग अंतरालों का प्रयोग करते हैं तथा 10 वर्ग अंतरालों का प्रयोग करते हैं तो वर्ग अंतराल के निम्न रूप हो सकते हैं। वर्ग अंतराल का समावेशी रूप
जैसे समावेशी रूप यहाँ आंकड़ों के संगठन दिया गया 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 हो गए। फिर ऐसे अंक है जैसे फिर 91 से 100 हो गए। अब वर्ग अंतराल का अपवर्गीय रूप जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे ही चलती जा रही है ये क्रम 90 से 100 है। अपवर्गीय वर्ग अंतराल की स्थिति में हमें यह अग्रिम रूप से निर्धारित करना होता है कि वर्ग सीमा के मान के बराबर किसी चर का मान होने पर क्या करना है। उदाहरण के लिए हम यह निर्णय कर सकते हैं कि 10, 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 0 से 10 तथा 20 से 30 में रखा जाए और इस स्थिति में वर्ग की निचली सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। या फिर हम 10 से 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 30 से 40 में रख सकते हैं। इस स्थिति में वर्ग के उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जा सकता। सतत चर के उदाहरण, मान लें कि हमारे पास किसी चर के आंकड़े उपलब्ध हैं जो जैसे कि कद हो गए, कद कितनी सेंटीमीटर है, वजन कितना ग्राम है, किलोग्राम है, और यह आंकड़ा सतत प्रकार से है। और ऐसी स्थिति में वर्ग अंतराल निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है जैसे कि 30 किलोग्राम में जैसे कि 39.9 से 99 किलोग्राम हो गए। और फिर 40 किलोग्राम को 49.9 से 99 किलोग्राम हो गए। 50 किलोग्राम में 59.9 से 99 किलोग्राम आदि हो गए। इन वर्ग अंतरालों को निम्नलिखित प्रकार से समझा भी जा सकता है जैसे कि 30 किलोग्राम और अधिक तथा 40 किलोग्राम से कम, 40 किलोग्राम और अधिक तथा 50 किलोग्राम से कम, और 50 किलोग्राम और अधिक तथा 60 किलोग्राम से कम। यहाँ सारणी भी दिया गया है जैसे कि एक कंपनी के 550 कर्मचारियों की आय के बराबरता विवरण भी यहाँ दर्शाई गई है। जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है कि आय है कि 800 से 899 रुपये हैं और कर्मचारी की संख्या 50 है। 50 कर्मचारियों की संख्या 50 कर्मचारियों की संख्या के जो आय हैं 800 से 899 हो गए। ऐसे ही क्रम में दिया गया जैसे उच्च में जैसे 1300 से 1399 हो गए। ये 10 से कर्मचारियों की आय की संख्या होती है। उसके बाद वर्ग अंतराल में समायोजन देखें तो सारणी 3.4 में समावेशी विधि के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि चर आय एक सतत चर है तथापि जब वर्गों की बनाया जाता है तो संतता नहीं रहती है। और उसके बाद हम एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर या असंततता पाते हैं। उदाहरण के लिए पहले वर्ग की उच्च सीमा 8 से 99 और दूसरे वर्ग की सीमा निम्न सीमा 9 से के बीच में है और 1 का अंतर पाते हैं इसमें। उसके बाद तब हम आंकड़ों के वर्गीकरण में चर की संततता को कैसे सुनिश्चित करते हैं। इसे वर्ग अंतराल के बीच समायोजन करके किया जाता है। समायोजन निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है जैसे कि द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा और प्रथम वर्ग की उच्च सीमा के बीच अंतर पा सकते हैं। और उदाहरण के लिए सारणी 3.4 में द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा 900 और प्रथम वर्ग की सीमा उच्च सीमा जो है 8 से 99 के बीच अंतर जो अंतर है उस अंतर 1 का है। और दूसरा आता है कि प्राप्त किए गए अंतर जो 1 है उसको 2 से विभाजित करके अर्थात 1/2 बराबर 0.5 हो गए विभाजित कर सकते हैं तब 0.5 आएगा। और सभी वर्गों की तीसरा है कि सभी वर्गों की निम्न सीमाओं से 2 में प्राप्त किए गए मान को घटाइए यानी निम्न वर्ग सीमा माइनस 0.5 को घटा दीजिए। उसके बाद फिर चौथा है कि सभी वर्गों की उच्च सीमा में 2 में प्राप्त किए गए मान को जोड़िए यानी उच्च वर्ग सीमा प्लस 0.5 को जोड़ दीजिए। समायोजन के पश्चात जिससे बराबरता विवरण में आंकड़ों की संततता की पुनः प्राप्ति होती है सारणी 3.4 संशोधित होकर सारणी 3.5 बन जाती है। और वर्ग सीमाओं में समायोजन के पश्चात समानता जो कि वर्ग चिन्ह का मान निर्धारित करती है निम्नलिखित प्रकार से संशोधित हो पाएगी जैसे कि समायोजित वर्ग बराबर होता है समायोजित उच्च वर्ग सीमा प्लस समायोजित निम्न वर्ग सीमा होती है। उसके बाद देखते हैं कि हमें प्रत्येक वर्ग की बराबरता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। तो साधारण शब्दों में एक प्रेक्षण की बराबरता का अर्थ है अपरिकृष्ट आंकड़ों में कितना बार वह प्रेक्षण प्रकट होता है। सारणी 3.1 में हमने देखा था कि 40 का मान 3 बार आया जबकि 0 और 10 का मान 1 बार, 49 का मान 5 बार और ऐसे ही अन्य मान आए। और इस प्रकार से 40 की बराबरता 3 हो गए या 0 की तथा 1 या 10 की या फिर
1 या 49 की 5 तथा ऐसी ही हैं। लेकिन जब आंकड़े वर्गों में समूहित किए जाते हैं, तो जैसे उदाहरण 3 में किया गया है तो किसी वर्ग की बराबरता से प्राप्त उस वर्ग के मानों की संख्याओं से है, और वर्ग बराबरताओं की गिनती विशेष वर्ग के सामने मिलान चिन्ह को लगाकर की जाती है। मिलान चिन्ह अंकन द्वारा वर्ग बराबरता को ज्ञात करना है। जैसे मिलान चिन्ह जो होते हैं किसी वर्ग के प्रत्येक छात्र के सामने लगाया जाता है, जिससे कि प्रांत को उस वर्ग में शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का प्रपंतांक 57 है तो उस छात्र के लिए वर्ग 50 से 60 में एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। यदि जो प्रपंतांक है 71 है तो मिलान चिन्ह को वर्ग 70 से 80 में लगाया जाता है। यदि कोई 40 अंक प्राप्त करता है तो उसके लिए मिलान चिन्ह वर्ग 40 से 50 में लगाया जाता है। सारणी 3.1 के 100 छात्रों के गणित में प्रपंतांकों के चिन्ह मिलान चिन्ह को सारणी 3.6 में दिखाया जाता है। मिलान चिन्हों का परिकलन तब आसान हो जाता है जब 4 चिन्ह खड़े होते हैं और लगाए जाते हैं, और 5वीं चिन्ह सबको काटता हुआ तिरछा लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। मिलान चिन्ह को गणना 5 के समूह में की जाती है, और इसलिए यदि किसी वर्ग में 16 चिन्ह मिलान चिन्ह है तो उन्हें एक बार इस प्रकार से यहाँ 4 चिन्ह करके 5वां चिन्ह से मिला कर काट दिया जाता है। इसे लिख के लिखते हैं, और ताकि परिकलन में सुविधा रहे, और इसलिए एक वर्ग की बराबरता उतनी ही होगी जितने उस वर्ग में मिलान चिन्हों की संख्या होती है। उसके बाद सूचना की हानि देखें थोड़ा। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। बराबरता विवरण के रूप में आंकड़ों की वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है, और यह अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य को बनाता है, और परंतु इसमें वे विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते हैं जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचना की क्षति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकृत द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल पाती है, और एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तब व्यष्टि परीक्षणों को आगे संख्या की परिकल्पनों में कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण 4 में और वर्ग 20 से 30 के अंतर्गत 6 परीक्षण 25 फिर 25 हो गया, 25 फिर 20 हो गए, उसके बाद फिर 22 फिर 25 एवं 28 है। इसलिए जब इन आंकड़ों को बराबरता विवरण में वर्ग 20 से 30 में समूहित कर दिया जाता है तब यह बराबरता विवरण उस वर्ग के बराबरता जैसे कि 6 में को दिखाया जाता है, न कि उसके के वास्तविक मानों को। और इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल के मध्य मान या वर्ग चिन्ह के बराबर मान लिया जाता है, अर्थात 25 मान लिया जाता है, और आगे के संख्यांकीय परिकलनों के लिए वर्ग चिन्ह के मान को आधार बनाया जाता है कि उस वर्ग के प्रेक्षणों के मान को। और उसके बाद यदि यही बात क्या है भाई, और यही बात सभी वर्गों के लिए सत्य भी होती है, और इस प्रकार परीक्षण के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग को सांख्यिकी विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं की क्षति होती है। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों का जैसे कि नीचे इससे अधिक दिखाया गया है अधिक अर्थपूर्ण लगता है। उसके बाद असमान वर्गों में बराबरता विवरण देखें। अब तक आप समान वर्ग अंतराल के बराबरता विवरण से परिचित हो चुके हैं। आप जान गए हैं कि उन्हें अपरिष्कृत आंकड़ों से कैसे गठित किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बराबरता विवरण अधिक उपयुक्त होता है। यदि आप उदाहरण 4 के बराबरता विवरण की सारणी 3.6 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश प्रेक्षण वर्ग 40 से 50 और 50 से 60 तथा 60 से 70 में संकेंद्रित है। उनकी बराबरताएं क्रमशः 21, 23 और 19 है। इसका अर्थ है कि 100 छात्रों में से 63 यानी 21 प्लस 23 प्लस 19 हो गए प्रेक्षण इन वर्गों के में संकेंद्रित है। इस प्रकार 30% आंकड़े 40 से 70 के बीच समाहित है तथा आंकड़ों का शेष 37% जैसे कि 0 से 10 फिर 10 से 20 20 से 30 30 से 40 तथा 70 से 80 80 से 90 और 90 से 100 वर्गों में है। और इन वर्गों में प्रेक्षणों का विरल घनत्व है। और आप यह भी देखेंगे कि इन वर्गों के प्रेक्षणों में अन्य वर्गों की अपेक्षा उन्हीं के अपने वर्गों के
वर्ग चिन्हों से अधिक विचलन है। लेकिन यदि वर्गों का गठन इस प्रकार से करना हो कि वर्ग चिन्ह जहां तक संभव है उस मान के बराबर हो जाए, तो जिससे कि आसपास उस वर्ग के प्रेक्षणों के संकेंद्रण की प्रवृत्ति होती है, तो असमान वर्ग अंतराल अधिक उपयुक्त होता। असमान वर्गों के रूप में सारणी 3.7 में सारणी 3.6 की उसी परम्परागत विवरण को दिखाया गया है, जैसे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इस प्रत्येक वर्ग को दो भागों में विभाजित भी किया गया है। वर्ग 40 से 50 को अब 40 से 45, 45 से 50 में बांट दिया गया। वर्ग 50 से 60 को 50 से 55 और 55 से 60 में बांट दिया गया, तथा वर्ग 60 से 70 को 70 से 65 तथा 65 से 70 में बांट दिया गया। अब नए वर्ग 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 तथा 65 से 70 हैं, जिनमें वर्ग अंतराल 5 है। बाकी अन्य वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 में ठीक वही पूर्ववर्त वर्ग अंतराल 10 है। और इस सारणी का अंतिम स्तंभ इस वर्गों के अन्य नए वर्ग चिन्हों को प्रदर्शित भी कर रहा है। सारणी 3.6 के पुराने वर्ग चिन्हों से उनकी तुलना करें। ध्यान दें कि इन वर्गों के प्रेक्षणों में नए वर्ग चिन्ह मानों की अपेक्षा पुराने वर्ग चिन्ह मानों से विचलन अधिक है। इस प्रकार से नए वर्ग चिन्ह मान तथा इन वर्गों के आंकड़ों का पुराने मान की अपेक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे यहाँ चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं परम्परागत सारणी के बारे में। अब तक हमने गणित के 100 छात्रों द्वारा दिए गए प्रतिशत आंकड़ों के उदाहरण का प्रयोग करते हुए संतत चर के लिए आंकड़ों के वर्गीकरण पर चर्चा की है। विभक्ति चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण परम्परागत सारणी के नाम से जाना जाता है। चूंकि एक विभक्ति चर मानों की सारणी अनुमानों की धारण करता है, न कि दो पूर्णांकों के बीच माध्यमिक भिन्नीय मानों को। अंततः हम ऐसी परम्परा देखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों से संगत हो। जैसे यहाँ 3.8 में दिखाए गए परिवारों का आंकड़ों का परम्परा सारणी में यहाँ दर्शाया गया है कि जैसे कि परिवार का आंकड़ा 1 है, परिवार की संख्या उसमें 5 है, एक परिवार में 5 संख्याएं हैं। ऐसे दिखाया गया। सारणी 3.8 में दिया गया उदाहरण परम्परागत सारणी को प्रदर्शित भी करता है। इस सारणी में चर परिवार का आंकड़ा एक विभक्ति चर है जो सारणी में दिखाया गए प्रमाणों को ही धारण करता है। उसके बाद द्विचर परम्परागत विवरण देखें, जैसे कि बहुत बार जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रदर्शन लेते हैं तो हम प्रदर्शन के हर वय से एक से अधिक प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने एक शहर की कंपनियों की सूची में से 20 कंपनियों का एक प्रदर्शन लिया है। मान लीजिए कि हम प्रत्येक कंपनी में से पी बिक्री तथा विज्ञापनों पर किए गए व्यय की जानकारी संग्रहित करते हैं। और इस स्थिति में हमारे पास प्रदर्शन के द्विचर आंकड़े हैं। इस तरह के द्विचर आंकड़े को द्विचर परम्परागत विवरण द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाया जा सकता है। एक द्विचर परम्परागत विवरण को दो चरों के परम्परागत विवरण के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ सारणी 3.9 भी दिया गया है, उसमें 20 कंपनियों में के दो चर बिक्री का विज्ञापन व्यय यानी लाख में दिया गया है। परम्परागत विवरण को प्रदर्शित भी किया गया है लाख में। और यहाँ पर बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन व्यय के मानों को भिन्न पंक्तियों में वर्णित भी किया गया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ संतत पंक्ति एवं स्तंभ के मान की परम्परागत दिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 फर्म ऐसी है जिनकी बिक्री 135 से 145 रुपये के बीच है और उनका विज्ञापन व्यय 64 से 66 हजार रुपये के बीच है। द्विचर विवरण के बारे में अध्याय 8 संबंध के अध्ययन किया जाता है।